क्या? बाजरूपी आदमी का चेहरा डर से भर गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने उसके स्तब्ध होने का फायदा उठाया और उसके पंख को पकड़ लिया। अपनी भयानक ताकत से उसे जोर से मरोड़ा। कड़क हड्डियां टूटने की आवाज गूंजी। बाजरूपी आदमी दर्द से चीख उठा। उसका आधा पंख सीधे टूट गया। मैंने मौका देखकर उसकी छाती पर एक घूंसा दे मारा। जहर और बिजली एक साथ उसके शरीर में घुस गए। वह टूटी हुई पतंग की तरह जमीन पर जा गिरा और वहीं उसकी जान निकल गई। एक को खत्म करने के बाद मैं जमीन पर उतरा। तभी ठीक सामने छापाकार सी महिला का छिपा हुआ खंजर हमला आया। खंजर मेरे शरीर में लगा, लेकिन भारी कवच ने उसे फिर से उछाल दिया। महिला की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह मुड़कर भागना चाहती थी, लेकिन मैंने बिजली की एक लपेट उसके टखने पर फेंकी। वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। उसने दया की भीख मांगने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने एक प्रहार में उसकी जान ले ली। अब केवल आखिरी बाजरूपी आदमी बचा था। वह डर के मारे कांप उठा, मुड़ा और भागने लगा। साथ ही पागलों की तरह जहरीला तरल उगलता जा रहा था। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। एक विचार के साथ ही उच्च वोल्टेज की बिजली जमीन पर फैल गई। चट चट बिजली उसकी टांगों तक पहुंच गई। उसका पूरा शरीर झटकों से कांप उठा और वह जमीन पर गिर पड़ा। अब वह हिल भी नहीं सकता था। मैं धीरे धीरे उसके सामने पहुंचा और ऊपर से उसे घूरते हुए पूछा, तुम लोगों को किसने भेजा था? वो किंगलांग गैंग। उन्होंने शहर के पूर्वी हिस्से में अपना ठिकाना बनाया है। उनका सरदार एक भेड़िया परिवर्तित है। वह बहुत शक्तिशाली है। उसे पता चला कि तुम्हारे पास कई प्रतिभाएं हैं, इसलिए उसने हमें तुम्हें पकड़ने भेजा। किंगलांग गैंग। मेरी आंखों में ठंडी चमक उभरी। पिछले जन्म में यही गिरोह प्रलय के शुरुआती दिनों में लूटपाट, हत्या और अत्याचार करता था। मेरा एक मित्र भी इन्हीं के हाथों मारा गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जन्म में वे खुद मेरे दरवाजे पर आ जाएंगे। मैंने नीचे पड़े शवों की ओर देखा। उनके पास से दर्जनों पशु कोर समेटे और पूर्वी नगर की ओर बढ़ने लगा। अभी मैंने 2 कदम ही बढ़ाए थे कि पीछे से उस लड़की की कमजोर आवाज सुनाई दी। किंगलांग गैंग ने पूर्वी नगर के सबसे बड़े थोक बाजार पर कब्जा कर रखा है। वहाँ कम से कम कई दर्जन खूंखार लोग हैं। अगर तुम अकेले जाओगे तो सचमुच मर जाओगे। मैंने कदम नहीं रोके, बस आधा चेहरा मोड़कर कहा, अगर वे पूर्वी नगर में हैं तो वे पहले से ही मरे हुए हैं। इतना कहकर मैंने अपना विशाल हथौड़ा कसकर पकड़ लिया। मेरा शरीर ठंडी बिजली की तरह बैंगनी काले प्रलयकारी कोहरे में समा गया। पूर्वी नगर का कोहरा पुराने शहर से भी अधिक घना था। खून, पसीने और बारूद की गंध हवा में घुली हुई थी और चेहरे से चिपक रही थी। जैसे जैसे मैं किंगलांग गैंग के ठिकाने के पास पहुंचा, दर्दनाक चीखें और हिंसक गर्जनाएं और भी स्पष्ट होती गईं। 100 मीटर दूर पहुंचकर मैं रुक गया। उल्लू की रात्रि दृष्टि पूरी तरह सक्रिय हो गई। मेरी ठंडी नजरें कोहरे को चीरती हुई अनाज और तेल के थोक बाजार तक पहुंच गईं। लोहे के बड़े दरवाजे वेल्ड करके बंद किए गए थे। दीवारों पर टूटे हुए कांच और लोहे की छड़ें लगी हुई थी। दीवारों के ऊपर स्टील पाइप और बड़ी छुरियां पकड़े परिवर्तित लोग खड़े थे। उनकी आंखें पागल कुत्तों जैसी खूंखार थीं। आगे पीछे 3 चौकियां थीं, 3 छिपे हुए क्रॉसबो, 8 गश्ती परिवर्तित योद्धा और सबसे अंदर वाले गोदाम में समुद्री तूफान जैसी भयानक आभा मौजूद थी। किंगलांग गैंग का सरदार काला भेड़िया परिवर्तित। पिछले जन्म में उसने मनुष्यों और दैत्य जीवों का मांस खाकर अपनी शक्ति बढ़ाई थी। उसके हाथ सैकड़ों लोगों के खून से रंगे थे। इस जन्म में उसने खुद मुझे चुनौती देने की हिम्मत की। रुको, कौन हो तुम? मैंने शांत स्वर में कहा। तुम्हारे सरदार का अंतिम संस्कार करने आया हूँ। हुआ यूं लो, मौत ढूंढ रहा है। रक्षक गरजे और अपने भाले मेरी ओर फेंक दिए। मैं न हटा न डरा। लोहे के कीट कवच और मगरमच्छ जैसे दोहरे भारी कवच पूरी तरह सक्रिय थे। थाई भाला मेरी छाती से टकराया और तुरंत उछल गया। एक खरोंच तक नहीं आई। अगले ही पल मैं लोहे के दरवाजे तक पहुंच गया। मैंने एक हाथ से दरवाजे का फ्रेम पकड़ा और पूरी ताकत से खींचा। धड़ाम! मोटा लोहे का दरवाजा बीच से फट गया। स्टील की चादरें कागज की तरह मुड़ गईं। दीवार पर खड़े रक्षक भय से कांप उठे। वे अलार्म बजाने ही वाले थे कि मैंने हाथ झटका। उच्च वोल्टेज की बिजली दीवारों पर दौड़ गई। चट चट कई लोग झटकों से तड़पते हुए दीवार से नीचे गिर पड़े और बेहोश हो गए। कोई घुस आया है। वही राक्षस जिसने ब्लैक आर्मर भालू को मारा था। अलार्म की आवाज गूंज उठी। दोनों ओर से दर्जनों पशु परिवर्तित सदस्य हथियार लेकर मेरी ओर टूट पड़े। उसे मार डालो, उसकी प्रतिभाएं छीन लो। मेरी आंखें ठंडी थीं। मेरे पूरे शरीर में बिजली फट पड़ी। विशाल हथौड़ा घूम कर निकला। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। सबसे आगे दौड़ रहे लोग एक ही वार में उड़ गए। हड्डियां टूटने की आवाज लगातार गूंजती रही। बिजली की प्रतिभा पूरी तरह सक्रिय थी। नीली बिजली मेरे केंद्र से चारों ओर फट पड़ी। 3 मीटर के दायरे में कोई भी जीवित नहीं बचा। जहर हथौड़े पर चिपका हुआ था। जिसे छूता वह मर जाता। दोहरे कवच की रक्षा के सामने तलवारें केवल चिंगारियां निकाल पाती थीं। नाखूनों और दांतों के हमले मेरे लिए मामूली खुजली जैसे थे। मैं मानो निर्जन भूमि में चल रहा था। हर कदम पर कोई न कोई गिर रहा था। खून ने पूरी जमीन को लाल कर दिया। 3 मिनट भी नहीं बीते थे। कोने में लोहे की जंजीरों से बंधे दर्जनों जीवित बचे लोग कांपते हुए दुबके हुए थे। और ठीक बीचों बीच तेल के ड्रमों से बने सिंहासन पर 2 मीटर से भी ऊंचा एक विशाल काला भेड़िया परिवर्तित बैठा था। उसके पूरे शरीर पर काले भूरे बाल थे। चेहरा विकृत था। आंखें रक्त जैसी लाल थीं। मुंह के कोने से ताजा खून टपक रहा था। उसके चारों ओर की आभा इतनी हिंसक थी कि हवा तक विकृत हो रही थी। वह था किंगलांग गैंग का सरदार लैंगटू। लैंगटू ने अपने पंजों पर लगा खून चाटा और हंसते हुए कहा, बुरा नहीं, तुम सचमुच मेरे सामने तक पहुंच गए। कई
प्रतिभाओं वाला शरीर निश्चित ही बेहद स्वादिष्ट होगा। यह कहकर उसने कोने में बैठे जीवित बचे लोगों की ओर देखा। उसकी आवाज और अधिक क्रूर हो गई। ये सब मेरे भोजन है, इन्हें निगल कर मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगा। तुम आ गए हो तो अच्छा है, तुम्हें भी इनके साथ निगल जाऊंगा। वह अचानक उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर काली परछाई की तरह मेरी ओर झपटा। भेड़िए के पंजे हवा को चीरते हुए सीधे मेरे सिर की ओर बढ़े। उसकी गति और शक्ति पहले वाले काले कवच भालू से कहीं अधिक थी। मेरी आंखें गंभीर हो गईं। सभी प्रतिभाएं एक साथ चरम सीमा तक सक्रिय हो गईं। रात्रि दृष्टि ने उसकी चाल को पकड़ लिया। श्रवण शक्ति ने उसके हमले का अनुमान लगा लिया। भयानक शक्ति मेरी दोनों भुजाओं में भर गई। भारी कवच पूरे शरीर पर फैल गया। भेड़िए के पंजे और मेरी बाहें टकराईं। खनन, धातु से धातु के टकराने जैसी आवाज गूंज उठी। चारों ओर बिखरे सामान हिल गए। मैं 2 कदम पीछे हटा और लैंग टू भी झटके से एक पल के लिए रुक गया। तुम मेरी एक पंजे की चोट रोक सके? उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। तुम्हारी रक्षा। उसके प्रतिक्रिया करने से पहले ही मैंने हमला कर दिया। मेरा विशाल हथौड़ा बिजली और जहर से लिपटा हुआ उसकी कमर की ओर झपटा। लैंग टू की प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। वह एक ओर हट गया और उसी समय उसके पंजे मेरी गर्दन की ओर लपके। क्षण भर में हम दोनों भयंकर युद्ध में उलझ गए। पंजों की परछाइयां, हथौड़े की धार, बिजली और झर, सब कुछ इस छोटे से गोदाम के भीतर पागलों की तरह टकराने लगा। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, लैंग टू और भी उग्र होता गया, क्योंकि उसके पंजे मेरी रक्षा को भेद ही नहीं पा रहे थे। तुम आखिर किस तरह के राक्षस हो? वह पूरी तरह पागल हो गया। मुझे विश्वास नहीं कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। उसकी बात पूरी होते ही उसने अचानक अपना मुंह खोला। एक काली आघात तरंग बाहर निकली। जहां जहां वह गुजरी वहां की अलमारियां पिघल गईं और जमीन से धुआं उठने लगा। लेकिन अगले ही पल वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। यह कैसे संभव है? तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? मैंने ठंडे स्वर में कहा। बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। बात खत्म होते ही मेरा शरीर अचानक आगे बढ़ा। एक झटके में मैं उसके सामने पहुंच गया। मेरे बाएं हाथ ने उसके भेड़िए वाले पंजे को पकड़ लिया। भयानक शक्ति से मैंने उसे मरोड़ा। कड़क! उसका पंजा सीधे टूट गया। दाएं हाथ में पकड़ा विशाल हथौड़ा मैंने ऊपर उठाया। अपनी सारी शक्ति, बिजली और जहर उसमें भर दिया। फिर पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारा। कचाक! उसकी खोपड़ी तुरंत ढस गई। काला खून फव्वारे की तरह बाहर निकल पड़ा। वह चीख भी नहीं सका। उसका विशाल शरीर जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। 2 बार झटका खाने के बाद वह पूरी तरह मर गया। जंजीरों से बंधे सभी बचे हुए लोग आंखें फाड़े यह दृश्य देख रहे थे। उनके चेहरों पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। मैं झुका और भेड़िए के सिर के भीतर से कोयले जैसी काली एक पशु कोर निकाली। उसे बाकी पशु कोरों के साथ अपनी जेब में रख लिया। फिर मैं कोने में कांप रहे लोगों की ओर मुड़ा। मैंने हाथ बढ़ाकर अंगूठे जितनी मोटी लोहे की जंजीर पकड़ ली। हल्का सा बल लगाया। टन! लोहे की कड़ी तुरंत टूट गई। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन समय बर्बाद नहीं किया। वे तुरंत उठ खड़े हुए और स्थिति संभालने लगे। अनाज और तेल के बोरे इकट्ठा किए गए। खिड़कियां बंद की गईं। काम आने वाले हथियार जमा किए गए। पूरे गोदाम में केवल हल्की हल्की खिसकने और सामान उठाने की आवाजें रह गईं। सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद मैं गोदाम के बाहर छाया वाले हिस्से में गया। दीवार से टिककर आंखें बंद कर लीं। पशु कोर की गर्म ऊर्जा धीरे धीरे मेरे शरीर में बहने लगी। मेरी संवेदनाएं, शक्ति और रक्षा क्षमता चुपचाप बढ़ने लगी। मेरी आभा पूरी तरह भीतर सिमट गई। बाहर से कोई भी शक्ति महसूस नहीं कर सकता था। जब मैंने फिर आंखें खोली, मेरी दृष्टि बर्फ जैसी ठंडी थी। दूर रात के अंधेरे में कुछ हिंसक पशु गर्जनाएं सुनाई दी। उल्लू जैसी तीव्र श्रवण शक्ति ने तुरंत दूर की हलचल पकड़ ली। यह न तो पशुओं की भीड़ थी, न ही कोई पीछा करने वाला, बल्कि कई संशोधित ऑफ रोड वाहनों के इंजन की आवाज थी। भारी गड़गड़ाहट के साथ वे थोक बाजार की ओर बढ़ रहे थे। गाड़ियों में बैठे लोगों की आभा स्थिर और अनुशासित थी। वे किसी भी तरह साधारण लुटेरे नहीं थे। मेरी आंखें गहरी हो गईं। मैंने दीवार तोड़ने वाला विशाल हथौड़ा और कसकर पकड़ लिया। एक झटके में मैं स्तंभ के पीछे छिप गया। मेरी पूरी आभा पूरी तरह लुप्त हो गई। इस प्रलय काल में जो लोग खुलेआम गाड़ियां चलाने की हिम्मत रखते थे, वे या तो सेना के बचे हुए लोग होते थे या फिर अच्छी तरह सुसज्जित बड़े लुटेरा गिरोह। और चाहे इनमें से कोई भी हो, उनकी मंशा शायद अच्छी नहीं थी। कुछ देर बाद 3 ऑफ रोड गाड़ियां थोक बाजार के बाहर आकर रुक गईं। हेडलाइट्स बंद हो गईं। दर्जन भर काली परछाइयां तेजी से बाहर निकली। उनके हाथों में मानक बड़ी तलवारें, क्रॉसबो और यहाँ तक कि 2 देसी शॉटगन भी थीं। उनकी चाल एकदम अनुशासित थी। वे सीधे गोदाम की ओर बढ़े। उनका नेता, जिसकी आंखों में हल्की हरी चमक थी, दरअसल एक उच्च स्तरीय ग्रे बीस्ट परिवर्तित था। उसकी आभा लैंग टू से भी अधिक सघन थी। उसने नाक से सूंघते हुए कहा, अंदर जीवित इंसानों की गंध है और ब्लैक वुल्फ का बचा हुआ खून भी। अंदर जाओ और तलाशी लो। पशु कोर, सामान और प्रतिभाशाली लोग, सबको पकड़ कर ले आओ। जी सर। बाकी लोग तुरंत आगे बढ़ गए। मैं छाया में खड़ा रहा, बिना हिले। रात्रि दृष्टि के कारण उनके हर कदम और हर सांस मेरे सामने स्पष्ट थी। उनकी संख्या अधिक थी, हथियार बेहतर थे।
दूर से हमला करने की क्षमता भी थी और उनका नेता भी कमजोर नहीं था। पुनर्जन्म के बाद यह पहली वास्तविक संगठित सशस्त्र शक्ति थी जिससे मेरा सामना हुआ था। सीधी लड़ाई में मैं शायद हारता नहीं, लेकिन गोलियां झेलना आसान भी नहीं था और अपनी सभी प्रतिभाएं उजागर करना तो और भी खतरनाक होता। यह सोचकर मैंने धीरे धीरे अपनी सांसें नियंत्रित की। मेरी उंगलियों पर हल्की नीली बिजली चमकी। रात्रि दृष्टि, संवेदन शक्ति, भारी कवच, बिजली, जार, असाधारण शक्ति। मेरी सारी प्रतिभाएं चुपचाप सक्रिय हो गईं। गोदाम का दरवाजा धीरे से खोला गया। पहली काली परछाई बड़ी तलवार पकड़े अंदर घुसी। वह सावधानी से अंधेरे को देख रहा था। मैं बिना आवाज किए आगे बढ़ा, भूत की तरह उसके पीछे पहुंच गया। उसके चीखने से पहले मेरे बाएं हाथ ने उसका मुंह बंद कर दिया। दाएं हाथ की जहरीली बैंगनी उंगली ने उसकी गर्दन के पीछे हल्का सा स्पर्श किया। उसका शरीर तुरंत अकड़ गया, झटके लगने लगे। वह संघर्ष भी नहीं कर सका और सीधे मेरी बाहों में ढीला पड़ गया। मैंने उसे धीरे से जमीन पर लिटा दिया। एक भी आवाज नहीं हुई। पहले आदमी को गिराने के बाद दूसरा अंदर आया। बस 2 कदम चला ही था कि उसके पैर ने जमीन पर फैली हल्की विद्युत धारा को छू लिया। मैं पहले ही रात के अंधेरे का फायदा उठाकर जमीन पर सूक्ष्म विद्युत जाल बिछा चुका था। चट चट। धारा जानलेवा नहीं थी, लेकिन उसका शरीर एकदम सख्त हो गया। मैं तुरंत छाया से बाहर निकला। हथौड़े के पिछले हिस्से से उसकी छाती और पेट के बीच जोरदार प्रहार किया। धप। वह जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। 2 बेकार लोग, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? बाहर से एक भारी आवाज आई। तीसरा सदस्य क्रॉसबो लेकर तेजी से अंदर घुसा। जैसे ही उसने निशाना साधा, उल्लू जैसी रात्रि दृष्टि ने उसकी हर हरकत पकड़ ली। मैं एक और हट गया। तीर मेरे पास से निकल गया। मैं तुरंत उसके पास पहुंच गया। एक हाथ से क्रॉसबो पकड़कर ऊपर उछाल दिया। अगले ही पल बिजली क्रॉसबो के माध्यम से उसके शरीर में दौड़ गई। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। हथियार हाथ से छूट गया और वह भी गिर पड़ा। लगातार 3 लोगों को बिना आवाज किए काबू करने के बाद बाहर खड़ा ग्रे हाउंड नेता आखिरकार सतर्क हो गया। 3 लोग अंदर गए, लेकिन कोई आवाज क्यों नहीं आई? उसने तुरंत हाथ से संकेत किया। 4 लोगों को युद्ध संरचना में आगे बढ़ने का आदेश दिया। वह स्वयं देसी शॉटगन लेकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसकी आंखें पूरी तरह सतर्क थीं। 4 लोग गोदाम में घुसकर अलग अलग दिशाओं से घेरने लगे। उसी क्षण मैंने छिपना बंद कर दिया। मेरा शरीर अचानक मेज के पीछे से निकल पड़ा। असाधारण शक्ति मेरी बाहों में भर गई। विशाल हथौड़ा हवा चीरता हुआ घूम गया। धड़ाम। सबसे बाएं खड़ा व्यक्ति सीधे उड़ गया। बाकी 3 लोग चीख उठे। उन्होंने तलवारें घुमाई और मेरी ओर झपटे। मैं न हटा, न पीछे गया। लोहे के कीट और मगरमच्छ के दोहरे कवच पूरी तरह सक्रिय हो गए। तलवारें मेरे कंधे पर लगी। बस चिंगारियां निकली, एक खरोंच तक नहीं आई। क्या? तीनों के चेहरे डर से भर गए। मैंने पलटकर एक हथौड़े से एक को गिरा दिया। उंगलियों से बिजली की चिंगारियां निकली। तीसरे व्यक्ति की छाती पर लगी और उसे लकवाग्रस्त कर दिया। आखिर आदमी का डर से बुरा हाल हो गया। वह मुड़कर भागने लगा। मैंने जमीन पर जोर से कदम रखा। क्षण भर में उसके पीछे पहुंच गया। एक हाथ की धार उसके गले के पीछे मारी। वह तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। सिर्फ 10 सेकंड में गोदाम में घुसे सभी लोग परास्त हो चुके थे। गोदाम में घुसे 7 लोगों को मैंने न्यूनतम शक्ति खर्च करते हुए और अपनी क्षमता को सबसे कम उजागर करते हुए खत्म कर दिया। दरवाजे पर खड़े ग्रे हाउंड सरदार का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि अंदर कोई वध के लिए इंतजार करती भेड़ नहीं, बल्कि अंधेरी रात में छिपा एक खूंखार शिकारी मौजूद है। अंदर वाला आदमी बाहर निकल। सरदार ने शॉटगन कसकर पकड़ते हुए गरज कर कहा। मुझे पता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन क्या तुम गोलियां भी झेल सकते हो? सारा सामान और सभी पशु कोर सौंप दो, मैं तुम्हें पूरा शव छोड़ दूंगा। मैं धीरे धीरे गोदाम के दरवाजे तक पहुंचा। एक हाथ में विशाल हथौड़ा था। मेरे चारों ओर की आभा बर्फ जैसी ठंडी थी। रात के अंधेरे में हम दोनों दूर से एक दूसरे को घूर रहे थे। बाहर अभी भी लगभग 10 लोग मौजूद थे। 2 शॉटगन, 3 क्रॉसबो और उनका सरदार भी कमजोर नहीं था। अगर मैं सीधे हमला करता तो गोलियां लगना तय था और यदि उन्हें झेलता तो घायल होना भी निश्चित था। यह सोचते ही मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मेरे मन में पहले ही एक योजना बन चुकी थी। पशु कोर चाहिए? मैंने शांत लेकिन उकसाने वाले स्वर में कहा। तो खुद आकर ले लो। सरदार गुस्से में हंस पड़ा। मौत को बुला रहे हो? उसने हाथ हिलाकर अपने आदमियों को चारों ओर से घेरने का आदेश दिया। खुद शॉटगन ताने हुए धीरे धीरे गोदाम के दरवाजे की ओर बढ़ा। बंदूक की नली सीधे मेरी छाती पर टिकी हुई थी। मैं दरवाजे के भीतर की छाया में खड़ा रहा, बिल्कुल स्थिर। उल्लू जैसी रात्रि दृष्टि पूरी तरह सक्रिय थी। उसके हर कदम का स्थान मेरी नजरों में था। मेरी श्रवण शक्ति उसकी उंगली द्वारा ट्रिगर दबाने की सूक्ष्म आवाज तक सुन रही थी। बिजली, जार, असाधारण शक्ति, भारी कवच, सब कुछ तैयार था। 3 कदम, 2 कदम, 1 कदम। सरदार दरवाजे तक पहुंच गया। वह मुस्कुराया और ट्रिगर दबा दिया। अलविदा। गोलियां चलने से ठीक पहले मैं हरकत में आया। मैंने सीधा सामना नहीं किया, बल्कि दरवाजे के फ्रेम के सहारे शरीर मोड़ लिया। उसी समय मैंने जमीन पर जोर से पैर मारा और पहले से तैयार की हुई विद्युत धारा उसके आगे बढ़ने वाले रास्ते पर छोड़ दी। शॉटगन की गोलियां मेरे कंधे को छूती हुई निकल गईं। वे पीछे रखी अलमारी से टकराईं। सरदार की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह दोबारा गोली भर पाता उससे पहले ही उसके पैरों में अचानक सुन्नता फैल गई। बिजली। उसी एक क्षण का फायदा उठाकर मैं तीर की तरह बाहर निकला। हथौड़ा ऊपर उठा, लेकिन मैंने उसके सिर पर वार नहीं किया, बल्कि उसकी बंदूक पकड़ने वाली दाहिनी भुजा पर पूरी ताकत से दे मारा। कड़क। हड्डियां टूटने की भयावह आवाज गूंज उठी। शॉटगन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। अगले ही पल सरदार दर्द से गरजा।
गरजा। ग्रे हाउंड रूपांतरण के नुकीले पंजे बाहर निकले। वह सीधे मेरे गले की ओर झपटा। मैं न हटा न पीछे गया। मेरे कंधे पर मौजूद भारी कवच ने उसके पंजे का वार रोक लिया। थाई उसके पंजे उछल गए, बल्कि वह स्वयं आधा कदम पीछे हट गया। असंभव। उसके चेहरे पर अविश्वास छा गया। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सीधे हथौड़ा उसकी छाती पर दे मारा। धड़ाम। वह हवा में उड़ गया, जोर से जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। बाकी लोग भय से कांप उठे। अब उनमें आगे आने की हिम्मत नहीं बची थी। वे मुड़े और भागने लगे। मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मैं धीरे धीरे उनके पीछे बढ़ा। उन्हें छोड़ देने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि इस प्रलय में भागे हुए दुश्मन को छोड़ देना अपने लिए भविष्य का खतरा छोड़ने जैसा था। लेकिन मैंने उनका पीछा नहीं किया। उल्लू जैसी तीव्र श्रवण शक्ति पहले ही उनके भागने के रास्तों को पकड़ चुकी थी। चाहे वे किसी गली में छिपे, दरवाजे बंद कर लें या सांस रोक लें, उनके बेकाबू दिल की धड़कनें मेरे लिए अंधेरे में जलती मशाल जैसी स्पष्ट थीं। मेरे मन के एक विचार के साथ 800 वोल्ट की विद्युत धारा जमीन पर फैल गई। ओस से भीगी कंक्रीट की सतह पर वह चुपचाप आगे बढ़ी। चट चट दबी हुई कराहों के साथ बिजली दौड़ी। सिर्फ 10 सेकंड में भागे हुए सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर झटकों से कांप रहे थे और वे पूरी तरह अक्षम हो चुके थे। मैं धीरे धीरे उनमें से एक के पास पहुंचा। 8 किलो वजनी दीवार तोड़ हथौड़ा उसके पास जमीन पर गिराया। धड़ाम। सीमेंट में एक छोटा गड्ढा बन गया। तुम्हें किसने भेजा था? मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। वह कांपते हुए बोला, ब्लैकस्टोन गैंग, हमारा सरदार जंग ब्याव है, एक जंगली सुअर रूपांतरित। हम मूल रूप से किंगलांग गैंग को लूटना चाहते थे, लेकिन आपने उनका अड्डा पहले ही खत्म कर दिया। उसने डरते हुए एक और खबर दी। अभी जो लोग भागे थे उन्होंने वॉकी टॉकी से मुख्य दल को बुला लिया है। मैंने उसकी ओर देखा। उंगलियों में हल्की शक्ति भर दी। जहरीली सुई जैसी ऊर्जा उसके गले के पीछे ढंस गई। उसका शरीर तुरंत अकड़ गया और फिर पूरी तरह शांत हो गया। इस प्रलय में दुश्मन पर दया करना अपने ऊपर क्रूरता करने जैसा था। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि दूर सड़क से इंजनों की गरज सुनाई दी। तेज हेडलाइट्स ने धुंध को चीर दिया। 3 शक्तिशाली ऑफ रोड वाहन सीधे गोदाम की ओर दौड़े। टायरों की चीखती आवाज हवा में गूंज उठी। दरवाजे एक साथ खुले। 20 से अधिक हथियारबंद लुटेरे बाहर निकल आए। सबसे आगे एक विशालकाय आदमी था, लगभग 2.5 मीटर लंबा, काले भूरे बालों से ढका हुआ। उसका आधा चेहरा जंगली सुअर में बदल चुका था। 2 विशाल दांत बाहर निकले हुए थे। उसके हाथ में खून से सना भारी दांव चाकू था। वह था ब्लैकस्टोन गैंग का सरदार जंग ब्याव। उसने पहले अपने गिरे हुए आदमियों को देखा, फिर अकेले खड़े मुझे देखा। पहले वह चौंका, फिर गुस्से से हंस पड़ा। मैं सोच रहा था कि आखिर किसने किंगलांग गैंग को खत्म किया। निकला तो एक ऐसा लड़का जिसके चेहरे पर अभी दाढ़ी भी नहीं आई। समझदारी दिखाओ, गोदाम छोड़ दो, सारे पशु कोर मुझे दे दो। मैं तुम्हारी पूरी लाश छोड़ दूंगा, वरना तुम्हें और अंदर छिपे लोगों को काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। उसकी बात खत्म होते ही पीछे खड़े लुटेरे हंसने लगे। 3 शॉटगन एक साथ मेरी ओर तान दी गई। उनकी आंखों में लालच और उपेक्षा साफ दिखाई दे रही थी। मैंने कोई फालतू बात नहीं की, बस एक शब्द कहा, दफा हो जाओ। जंग ब्याव की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वह गरज उठा, मरना चाहता है। वह विशाल दांव चाकू घुमाते हुए मेरी ओर दौड़ा। जंगली सुअर की शक्ति पूरी तरह फूट पड़ी। उसके कदमों से कंक्रीट तक टूटने लगी। पीछे के लुटेरे भी झुंड बनाकर टूट पड़े। शॉटगन एक साथ दागी गई। स्टील के छर्रे हवा चीरते हुए मेरी ओर बरस पड़े। मेरी आंखें शांत थीं। उल्लू जैसी श्रवण शक्ति पहले ही उनकी दिशा का अनुमान लगा चुकी थी। मैंने जमीन पर जोर से कदम रखा और एक ओर हट गया। छर्रे मेरे पास से निकलकर पीछे की दीवार से टकराए। पत्थरों के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। उसी समय लोहे के कीट और मगरमच्छ के दोहरे कवच पूरी क्षमता पर सक्रिय हो गए। मेरे शरीर पर गहरा चांदी जैसा कवच चमक उठा। सामने दौड़ते हुए जंग ब्याव को देखकर मैं न हटा न पीछे गया। मेरी 400 गुना शक्ति दोनों भुजाओं में भर गई। मैंने विशाल हथौड़ा ऊपर उठाया और पूरी ताकत से नीचे दे मारा। धड़ाम। धातु टकराने की भयानक आवाज ने सबके कान सुन्न कर दिए। जंग ब्याव को लगा जैसे पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ा हो। उसकी दोनों भुजाएं सुन्न हो गईं। हथेलियां फट गईं। खून बहने लगा। उसका भारी दांव चाकू हाथ से छूटकर उड़ गया। उसका चेहरा डर से भर गया, लेकिन वह प्रतिक्रिया करता उससे पहले ही मैंने पलटकर हथौड़ा उसकी कमर पर दे मारा। कड़क। हड्डियां टूटने की आवाज गूंज उठी। उसका विशाल शरीर कई मीटर दूर उड़ गया। सीधे एक ऑफ रोड वाहन से टकराया। विंडशील्ड तुरंत चकनाचूर हो गई। उसने मुंह भर खून उगला और वहीं मर गया। ब्लैकस्टोन गैंग के सरदार का एक ही वार में अंत हो गया। बाकी लुटेरे वहीं जड़ हो गए। उनका सारा घमंड भय में बदल चुका था। मैंने उन्हें प्रतिक्रिया का अवसर नहीं दिया। मेरे विचार के साथ 800 वोल्ट की उच्च वोल्टेज बिजली फट पड़ी। मेरे केंद्र से फैलती हुई वह घने विद्युत जाल में बदल गई। सबसे आगे दौड़ते कुछ लोग जैसे ही उसमें घुसे, उनके शरीर झटकों से कांपने लगे। वे सीधे जमीन पर गिर पड़े। पीछे छिपे 2 क्रॉसबोधारी जैसे ही तीर छोड़ने वाले थे। मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। मैं हवा में उछला, तीर से बच गया और भूत की तरह उनके सामने पहुंच गया। जहरीली उंगलियां उनकी गर्दन के पीछे हल्के से छू गईं। दोनों बिना आवाज निकाले अकड़ कर गिर पड़े। बाकी लोग डर के मारे वाहनों की ओर भागे। मैं बिजली की गति से उनके पीछे पहुंचा। मेरा हथौड़ा लगातार घूमता रहा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। हर वार के साथ एक लुटेरा गिरता गया। 2 मिनट से भी कम समय में 20 से अधिक पूरी तरह सशस्त्र ब्लैकस्टोन गैंग के सदस्य पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। कोई भी जीवित नहीं बचा। लेकिन तभी दूर आसमान से अचानक हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। मैंने तुरंत सिर उठाया। 3 सैन्य हरे रंग के सशस्त्र
शस्त्र हेलीकॉप्टर कस्बे की ओर उड़ते हुए आ रहे थे। उन पर बना लाल चिन्ह मैं अपने पिछले जन्म की मृत्यु तक नहीं भूल पाया था। वह था आधिकारिक जीवित बचे लोगों के आधार शिविर का विशेष प्रतीक। पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली यह रूपांतरण आपदा अभी बस शुरू ही हुई थी और मैं इस खून और आग से भरे प्रलय काल में दुनिया